हेलो दोस्तों। हम आज कुछ प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ज़्यादातर आने वाले एग्जाम जितने भी होंगे उनमें प्रीवियस ईयर्स में से ही रिपीट होते हैं। बस क्वेश्चन को क्या किया जाता है, घुमा फिरा के फिर से दे दिया जाता है या कुछ डेटा को चेंज कर दिया जाता है। तो चलो उन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, ए करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट व्हेन इट्स। पहला ऑप्शन दे रखा है मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। सेकंड है मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम। तो पहला ही सही हो गया इसमें। तो अपन सबको पता है कि कोई भी डीसी, किसी भी चीज़ को डीसी कब कहेंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टाइम एक्सिस के साथ में हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है। तो इसका आंसर तो पहला ही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विथ टाइम। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, वह द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइनसॉइडल अल्टरनेटिंग करंट इज। तो जो फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो होता है अपना वी आर एम एस डिवाइडेड बाय वी एवरेज, यानी आर एम एस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। इसको याद करने का तरीका है, देखो फॉर्म फैक्टर में आर आ रहा है, यानी कि आर एम एस, वी आर एम एस ऊपर आएगा और नीचे एवरेज आएगा। ऐसे इसको याद भी कर लेना। अब जो साइनसोइडल वेव के लिए जो अपनी आर एम एस वैल्यू होती है वो क्या होती है, वी एम बाय रूट टू। और एवरेज वैल्यू क्या होती है, टू वी एम बाय पाई। जब आप इनको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद 1.11 आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, 1.11, ऑप्शन 3। आसान है इसको निकालने के लिए, बस फॉर्मूला याद रखना है, वी आर एम एस बाई वी नोट। भले किसी के लिए भी निकालने के लिए बोलते हैं तो हमेशा यही फॉर्मूला लगाना है, वी आर एम एस बाई वी नोट। वी आर एम एस की वैल्यू पुट करना, एवरेज वैल्यू पुट करना, सोल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द करंट थ्रू ए रजिस्टर हैज ए वेव फॉर्म शोन इन फिगर। द रीडिंग शोन बाय मूविंग कोयल एमीटर विल बी। तो क्या रीडिंग होगी इसकी, ये है इसकी। तो इसमें देखो मूविंग कोयल एमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है, पी एम एम सी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। तो मूविंग कोयल जो होता है हमेशा क्या करता है, अपना डीसी वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू को रीड करता है। तो एवरेज वैल्यू क्या होती है, अब ये पहले इसको फिगर को देखिए अच्छे से। तो फिगर में जीरो से पाई तक कंडक्ट कर रहा है, पाई से टू पाई जीरो वैल्यू इसकी, फिर टू पाई से थ्री पाई कंडक्ट कर रहा है। तो ये हाफ वेव शो हो रही है। और हाफ वेव के लिए जो अपनी एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है इसके लिए क्या होता है, हाफ वेव के लिए आई एम बाई पाई, वोल्टेज होता तो वी एम बाई पाई हो जाता। अब यहाँ पे देखो आई एम की वैल्यू क्या गिवन है, 5/पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 3, 5/पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द आर एम एस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज यूनिटी इज इक्वल टू 3 + 4 cos 3t। तो इसकी आर एम एस वैल्यू निकालनी है। तब देखिए इसमें क्या है अपना, ये 3 तो डीसी वैल्यू है और 4 cos 3t एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म है। तो अब इसमें देखिए इसका निकालने के लिए भी फॉर्मूला होता है, आर एम एस वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करो, फर्स्ट टर्म जो होता है अपना, जो उसका स्क्वायर कर दो। सेकंड टर्म जो होता है उसका स्क्वायर डिवाइड बाय टू, ऐसे करके इसको निकाला जाता है। ऐसे अगर आगे हो तो जो ये वी वन यानी एम्पलीट्यूड 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके टू कर दो। अगर आगे कोई वैल्यू गिवन हो 4 cos 3t के आगे भी प्लस में कुछ और हो तो ऐसे ऐड करते जाओ, टू से डिवाइड करते जाओ। तो इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, डिवाइड बाय टू करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 + 8 क्या हो जाएगा अपना 17। तो आंसर आ जाएगा √17। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 405, इसमें क्या है, द आर एम एस ऑफ द पीरियोडिक वेव फॉर्म गिवन इन द फिगर इज। आर एम एस वैल्यू पूछ रहा है इसमें भी। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को कन्वेंशनल तरीका जो होता है, अपना फॉर्मूला लगाते हैं आर एम एस वैल्यू के लिए, कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं उससे सोल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट सा है, उसको याद रख लीजिए। अब देखो कोई भी अगर डीसी वैल्यू होती है जो कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के लिए है, तो उसमें जो पावर होती है वो होती है अपनी ए स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी को मैं हाफ कर दूं, अगर हाफ हो ओनली पॉजिटिव साइड में हो या फिर नेगेटिव साइड में हो तो पावर हो जाती, हाफ हो जाती है पावर भी। तो a² बाय 2 हो जाती है। ये तो हो गया अपना डीसी वैल्यू के लिए। डीसी का इसलिए देख रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें देखो ये वाली जो टर्म है ये डीसी वैल्यू है, फुल डीसी नहीं है, बीच बीच में से गायब है। तो हाफ के लिए क्या हो जाएगा, a² बाय 2 फॉर्मूला हो जाएगा पावर का। इतना ध्यान रखना। ऐसे ही जो अपना ट्राइंगुलर वेव फॉर्म होती है
उसमें अगर फुल ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है, ऐसे 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 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक चलता रहे, तो इसके लिए पावर का फॉर्मूला होता है a² by 3। उसमें क्या होता था, a² होता था, हाफ करने पे a² by 2 हो गया था, a² by 3 होता है। अब इसमें भी देखो बीच में गायब है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, a² by 6 हो जाएगा फॉर्मूला, तो ये याद रखना। अब अपन को क्या करना है, अपन को पता ही है RMS जो होता है अपना, वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ पावर होता है। तो दोनों की पावर पता लग गई अपन को, तो दोनों की पावर को ऐड कर दो और अंडर रूट ले लो, तो इसकी RMS वैल्यू निकल जाएगी। तो पहले में मैंने जैसे DC के लिए क्या बताया था, पावर क्या हो जाएगी, a² by 2 हो जाएगी। और ऐसे ही जो अपने ट्रायंगुलर वेव फॉर्म है उसके लिए क्या हो जाएगी, a² by 6 हो जाएगी। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तब जब वैल्यू पुट करोगे आप इसमें, तो क्या आएगा, a² by 2 यानी 6 का स्क्वायर यानी 36/2। ऐसे ही a² by 6 यानी 36/6। इसको और सोल्व करोगे तो ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसको और सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा अपना, अंडर रूट 24 हो जाएगा। और अंडर रूट 24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2√6 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला याद याद रख लेना, जो पावर होता है फुल डीसी के लिए a² होता है, हाफ के लिए a²by 2 हो जाएगा। ऐसे ही जो ट्रायंगुलर होता है उसके लिए फुल के लिए a²by 3 होता है, हाफ के लिए क्या हो जाएगा, a²by 6 हो जाएगा। और इन दोनों पावर्स को ऐड करो और अंडर रूट ले लो। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस की RMS वैल्यू को निकाला जा सकता है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, टू sinusoids of the same frequency but of different amplitudes and phase difference are added, the resultant is है। तो ये कह रहा है कि कोई भी दो सिग्नल्स हैं जिनके क्या है कि एम्पलीट्यूड तो अलग अलग है, जैसे एक का A1 साइन ओमेगा टी हो गया, ठीक है। दूसरे का ये बोल रहा है एम्पलीट्यूड अलग है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि फेज डिफरेंस हो रहा है कुछ, दोनों में फेज डिफरेंस भी अलग अलग है, एम्पलीट्यूड भी अलग अलग है। तो ये और सेम फ्रीक्वेंसी के हैं। तो ये बोल रहा है कि जब दोनों को अपन ऐड करेंगे, दोनों सिग्नल्स को, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी। तो देखो, कभी भी जब दो सिग्नल्स को ऐड करते हैं, अगर सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल हैं, तो जो ऐड होने के बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो भी सेम ही रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। भले ही उनका एम्पलीट्यूड चेंज हो जाए, भले ही फेज डिफरेंस चेंज हो जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, साइनोसॉइड्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना इसको। और सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, a boiler at home is switched on to the AC mains supplying power at 230 volt 50 hertz, the frequency of the instantaneous power consumed is। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर पूछ रहा है कितना कंज्यूम किया। तो देखो इसमें क्या गिवन है अपन को, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्स। जो पावर होता है, पावर क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर V/I, यही होता है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज की कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, ऐसे इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा, या एफ की टर्म्स में ले लो, हर्ट्स में ले तो जब अपन पावर के लिए जब कैलकुलेशन करते हैं, पावर V/I मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना पावर के लिए, हमेशा क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ये ध्यान रखना, पावर के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो हमेशा 2f हो जाएगी। कोई भी एक सिंगल फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, उसको उसका डबल कर दो, वही फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 2 × 50, तो ये क्या हो जाएगा अपना 100। तो पावर की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी अपनी 100 हर्ट्स। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो गया। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में पूछ रहा है ये। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है, इसका मतलब सिंपल से इंडक्टिव सर्किट करता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में एनर्जी को स्टोर करता है। तो क्या करेगा इंडक्टिव सर्किट, तो इसमें पहला दे रखा है ऑप्शन, कंज्यूम सम पावर ऑन एवरेज, डज नॉट कंज्यूम पावर। देखो अब इसमें पूरा का पूरा ये तो गलत ही हो गया, दूसरा भी गलत ही हो गया। क्यों, क्योंकि आगे चलो पहले सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। थर्ड थर्ड ऑप्शन दे रखा है, टेक्स पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द साइकिल एंड देन रिटर्न्स ड्यूरिंग अदर पार्ट ऑफ द साइकिल। फोर्थ दे रखा है नन। अब देखो फर्स्ट और सेकंड गलत क्यों है। देखो कोई भी इंडक्टर होता है तो उसकी एवरेज पावर होती है जीरो होती है। ये पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव में वो जितना कंडक्ट करता है उतना ही नेगेटिव में करता है, तो एवरेज पावर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है।
ठीक है। तो ये बोल रहा है एवरेज पावर कुछ रहती है इसकी, तो एवरेज पावर तो 0 हो जाती है, तो ऑप्शन पहला तो गलत हो गया। ये बोल रहा है डज नॉट कंज्यूम पावर, तो कंज्यूम तो करता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें कि टेक्स पावर फ्रॉम द लाइन ड्यूरिंग सम पार्ट ऑफ द साइकिल, यानी पॉजिटिव साइकिल में पावर ले रहा है और नेगेटिव साइकिल में क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है वापस से, तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 9। ये बोल रहा है 10 मिली हेनरी इंडक्टर कैरीज ए साइनोसॉइडल करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट दिया हुआ है अपन को 1 एम्पियर आरएमएस, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो ये पूछ रहा है एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर, फिर से सेम पिछला जैसा क्वेश्चन है, एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द इंडक्टर पूछ रहा है। तो अभी बताया था मैंने कि एवरेज पावर क्या होती है, हमेशा कोई भी इंडक्टर की क्या होती है, एवरेज पावर होगी जो 0 होगी। तो एवरेज पावर 0 होगी, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ओपर बाय कैपेसिटर टू AC of frequency 50 Hz is 10 ohm. If the frequency is increased to 100 Hz, reactance becomes, तो ये बोल रहा है कि जो अपना जो रिएक्टेंस है 50 हर्ट्ज पे वो दिया अपन को 10 ओम दिया हुआ है, और अब ये पूछ रहा है 100 ओम पे कितना होगा। तो अब इसके लिए सबसे सिंपल है, देखिए फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, एक्स सी बराबर 1/2 पाई FC, तो ये एफ और एक्स सी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, XC1/XC2 इक्वल्स टू F2/F1। बस अब करना क्या अपन को, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करना है। फॉर्मूला क्या था, XC1/XC2 बराबर F2/F1, इसमें वैल्यूज पुट करो। XC1 की वैल्यू 10 ओम दी हुई थी, XC2 अपन को निकालना है, F2 की वैल्यू अपन को कितनी दी हुई थी, 100 हर्ट्ज पे निकालने के लिए बोला, और जो F1 थी 50 हर्ट्ज थी, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, XC2 आ जाएगा 5। तो आंसर क्या हो गया इसका, अपना सीधा आंसर हो गया 5 ओम, ऑप्शन 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर इज, तो रिएक्टिव पावर की यूनिट तो VAR हो जाएगी सीधे। अब देखो इसमें जो VA है ये है अपना अपीरेंट पावर की यूनिट, एस जिसको बोलते हैं VA यानी वोल्ट एम्पियर। वोल्ट है जो अपनी एक्टिव पावर की यूनिट होती है, और VAR हो गई अपनी रिएक्टिव पावर, जिसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। VAR का फुल फॉर्म है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ओम अपने रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आज के अपन ने 11 क्वेश्चंस देखे, नेक्स्ट वीडियो में मैं और क्वेश्चंस भी डालूंगा। एंड कोई भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपको कोई भी टॉपिक्स अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसको कमेंट में कमेंट कर दीजिए, उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। जो भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो, बेसिक का कोई भी टॉपिक, तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।